हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैं आ गया हूं। MIS की सीरीज चल रही है, 12 तक अपन को जाना है, जल्दी से 8वें पे हमला बोलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेटा कंसिस्टेंसी। ओके, डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब होता है जैसे अभी विराट कोहली साहब ने शतक लगाया तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, उसी तरीके से डेटा कंसिस्टेंसी होता है। मींस कि डेटा कितना वैलिड है, कितना रिलायबल है और कितना एक्यूरेट है। एक्यूरेट है, वैलिड है और रिलायबल है, मतलब कि अपन कितना उस पर विश्वास कर सकते हैं, कितना वो सही है, कितना मोस्ट कन्वीनियंट वे से उसको यूज़ किया गया है या इकट्ठा किया गया है। मीन्स कि जो डेटा है वो कितना सही है। डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब आप डेटा की ओवरऑल एक्यूरेसी से ले सकते हैं। एक्यूरेसी के अंदर उसकी वैलिडिटी आ गई, उसकी रिलायबिलिटी आ गई, उसकी यूजफुलनेस आ गई, ये सारी के सारे पॉइंट आ जाते हैं और ये सारे पॉइंट मिला के डेटा कंसिस्टेंसी बनाते हैं। क्लियर हो गई ये बात। अब बुकिश डेफिनेशन क्या कह रही है, डेटा कंसिस्टेंसी रेफर्स टू द एक्यूरेसी। देखो इसके अंदर पॉइंट आ गया है, ये डेटा एक्यूरेसी, वैलिडिटी एंड द रिलायबिलिटी, तीनों पॉइंट आ गए। डेटा एक्यूरेसी, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा इन द डेटाबेस मैनेजमेंट information system. It ensures that the data is uniform and coherent across all intents and that is accurately represent that the real world entities. मीन्स कि डेटा कैसा हो, रियल वर्ल्ड एंटिटी को बता रहा हो, कोऑर्डिनेशन हो, यूनिफॉर्म वे में हो। यूनिफॉर्म वे में मीन्स कि आप कह सकते हो कि अगर किसी का नाम और यहाँ पर जेंडर और उसका मोबाइल नंबर दिया है तो अगली सीरीज भी आपकी ऐसी आए, नाम, मोबाइल और जेंडर इस तरीके से आए। कहीं ऐसा ना हो नाम एड्रेस आ जाए या नेम और फादर्स नेम आ जाए, तो ये थोड़ा सा डेटा यूनिफॉर्म होना चाहिए। मीन्स कि जो प्रीवियस डेटा फॉर्म चल रहा था उसी डेटा फॉर्म में चलता रहे। तो की एस्पेक्ट क्या होंगे, अगर एक तरीके का मेरे को डेटा एक्यूरेट चाहिए, वैलिडेट चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, तो उसकी की एस्पेक्ट क्या होंगे, मीन्स कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। सबसे पहले यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए, डेटा में एक रूपता होनी चाहिए। हर तरीके का डेटा कैसा होना चाहिए, एक रूप में होना चाहिए। मीन्स कि जो कॉलम्स मैंने इधर बनाए हैं, जो एलिमेंट्स इधर लिए हैं, वही एलिमेंट्स पे आगे भी बात होगी। इंटीग्रिटी होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए और अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा डेटा ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट क्या है, द डेटा कंसिस्टेंसी इज द मेंटेन थ्रू द ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट वेयर मल्टीपल डेटाबेस ऑपरेशन आर ग्रुप टुगेदर एज अ सिंगल लॉजिकल यूनिट। अब ये बोलने में काफ़ी टफ है और इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी आसान। कैसे, जब एक बिग बाज़ार की एक यूनिट बनी, मान लेते हैं बिग बाज़ार की 3 यूनिट है, एक अहमदाबाद में, एक जयपुर में, एक आगरा में, तीनों में एक इंटीग्रेटेड सेल ऑफिस नोएडा में बना हुआ है। तीनों में अपने अपने डिफरेंट सेल्स हो रही है, लेकिन एक जो नोएडा में हेड ऑफिस है वहाँ पे टोटल सेल्स नजर आ रही है। तो इसी को सिंगल लॉजिकल यूनिट में बोला जाता है और इसी को डेटा कंसिस्टेंसी के अंदर गिना गया कि सारा डेटा अलग अलग वेरिएबल फॉर्म्स में ना आके एक दिखाया जाए। जैसे आपके मार्कशीट में एंड में लिखा हुआ होता है कितने परसेंटेज बने, तो वो एक्चुअल में ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट हो गया। क्लियर हो गया। डेटा वैलिडेट होना चाहिए। वैलिडेट मीन्स क्या, इस यूजफुल भी होना चाहिए। डेटा वैलिडेशन का मतलब कि वो यूजफुल भी होना चाहिए, लॉजिकल भी होना चाहिए और हमारी नीड के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए और वो वैलिड किया जा सके, मतलब कि उसको कंफर्म किया जा सके कि ये सही है। वेरीफाई देयर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, वेरीफाई किया जा सके। सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, मतलब एक डेटा दूसरे डेटा से जुड़ा हुआ होना चाहिए, बीच में कोई लूप होल नहीं होना चाहिए, बग नहीं होना चाहिए, ये सिंक्रोनाइजेशन में आ गया। और मेंटेनिंग डेटा कंसिस्टेंसी इज ए क्रिटिकल गोल, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल गोल होता है, क्योंकि बहुत सी बार मैंने ऐसा देखा है, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में देखा है, जो डेटाबेस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स के हेड्स भी होते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ लूप होल छोड़ देते हैं और अगला बंदा जब आता है, जब तक वो बंदा रह रहा होता है तब तक सब अच्छा चलता है, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा बंदा आता है तो उनकी ERP सॉफ्टवेयर में एक बग निकल कर आ जाता है कि ये वाली चीज़ तो अभी तक थी ही नहीं, अब इस वाले को सॉल्यूशन कैसे करें। या तो पुराने वाले बंदे को लाया जाए, नए वाले बंदे को चीज़ नहीं मिल रही। मीन्स कि कहीं कोई लॉजिकल सीक्वेंस अगर रह जाता है तो हमको उस डेटा को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आती है। क्लियर हो गया। जैसे कि मैं फॉर एन एग्जांपल देता हूँ, इसमें मेरे को एक एग्जांपल बड़ा अच्छे से याद आया। हम एक बार मैंने कंपनी विजिट करी थी और वहाँ पर हम ERP सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क कर रहे थे। तो ERP सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क कर रहे थे तो फाइल को रीनेम करना था, सिंपल सी, ठीक है, फाइल को रीनेम करके अपलोड करना था। बिल्कुल स्टार्टिंग, बिल्कुल स्मॉल स्केल की कंपनी थी और फाइल को रीनेम करके अपलोड करना था। अब जो डेटा एंट्री करने वाला था उसने फाइल रीनेम कैसे करा, जैसे कि यहाँ पर सेल्स की फाइल थी तो उसने सेल 1 लिखा, ठीक है, और मान लेते हैं उसका ईयर लिख दिया उसने 2014। अगली जो सेल्स की फाइल थी उसने 2015 यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पर इतनी सी बात उसने लिखी, इसमें आपको कोई एरर नज़र नहीं आ रही होगी कि उसने 2 फाइल का रीनेम करा, सेल्स 2014, सेल्स 2015। लेकिन जब हम इस डेटा को
बड़ा कर देते हैं, मान लेते हैं 10 साल का डेटा ले लेते हैं, और ये जब सॉर्टिंग में इसमें जाते हैं तो सॉर्टिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? जो ईआरपी सॉफ्टवेयर जिसलिए बना था वो सॉर्टिंग कर रहा था फर्स्ट अल्फ़ाबेट से। जैसे आनंद में फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है? ए है, तो इससे सॉर्टिंग हो रही थी। तो सेल्स में भी फर्स्ट अल्फ़ाबेट कौन सा था? एस था। तो इसमें हमको जब भी नेक्स्ट टाइम जब हमने ईआरपी सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करा और सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर हो गई, तो पीछे था उसका ईयर लिखा हुआ। अगर ये ईयर लिखा हुआ आप ये मान लेते हैं 2014 और उसने हाइफन दे दिया होता, अंडरस्कोर दे दिया होता और फिर लिख दिया होता सेल्स, तो अलग से ये चीज़ आइडेंटिफाई हो जाती है और हम इस अकॉर्डिंग ईयर वाइज सॉर्टिंग कर सकते थे। तो हमको फिर से वापस से सारी की सारी फाइल्स जितनी भी थी रीनेम। ये मैंने आपको एक ईयर का एग्जांपल दिया, अगर मान लेते हैं वो मंथ के एग्जांपल से हो तो जैन 2014 करके पूरा लंबा चला गया, और अगर डेट भी अगर इसके अंदर जोड़ दो तो फिर तो भगवान ही मालिक है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। यही सारा का सारा इसलिए डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर जो डेटा कंसिस्टेंसी है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो मेन है, कॉम्प्लेक्स इशू है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो आप इसके बेनिफिट समझ गए। मेथड तो इसका वही है कि अपन को खुद को ही करना होता है, इसलिए इसके मेथड कभी आते नहीं। मेन बेनिफिट, एडवांटेज और या बेनिफिट पूछ लेगा या मीनिंग पूछ लेगा या की एलिमेंट्स पूछ लेगा, सारी चीज़ें आप लिख सकोगे, कोई भी दिक्कत आपको आएगी नहीं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। जय हिंद।